Hello and welcome everyone. This is Adil Rashid, and in this video we are going to start the chapter medieval India, यानी कि medieval history of India। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, medieval India जो है इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राजपूत से। ठीक है, राजपूत डायनास्टी जो थी, राजपूत से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, राजपूत जो है ना, ये नॉर्दर्न इंडिया, कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में ये पावर में आए। ठीक है, दे गेनड पावर इन नॉर्दर्न इंडिया इन 9th एंड 10th सेंचुरी। कब? 9th और 10th सेंचुरी में राजपूत जो है उन्होंने पावर गेन किया। कहाँ पे? नॉर्दर्न इंडिया में। और अगर हम इनके ऑरिजिन की बात करेंगे, ऑरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो ऑरिजिन इनका एक्चुअली जो है हिस्टोरियंस कहते हैं कि इनका ऑरिजिन कोई भी, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। बट एक मिथ है, ठीक है, एक मिथ है। उसी मिथ पे आज हम भी भरोसा करते हैं, उसी मिथ पे वो हिस्टोरियंस भी भरोसा करते हैं, और इसी मिथ पे राजपूत खुद ही क्या करते हैं, खुद भी वो इस पे भरोसा करते थे। ये मिथ क्या है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि राजपूत जो है ना, इनका जो डिसीडेंट था, उनका जो डिसीडेंट था वो कहाँ पे आया, वो कहाँ से था, वो अराइज हो गया। कहाँ से अराइज हो गया? वो एक सैक्रिफाइशियल फायर पिट था। कहाँ पे? सैक्रिफाइशियल फायर पिट था माउंट ओबू में। कहाँ पे? माउंट ओबू जो है ना, हिल रेंज। ठीक है, तो माउंट ओबू रेंजेस में, माउंट ओबू जो हिल रेंज है, वहां पे एक सैक्रिफाइशियल फायर पिट था। ठीक है, उसी सैक्रिफाइशियल फायर पिट से निकला है कौन? इनका डिसिडेंट कहां से निकला है? शाबाश, वो निकला है माउंट ओबू में। जो सैक्रिफाइशियल फायर पिट था वहीं से निकला है राजपूत क्लानस का क्या? डिसिडेंट है। एक्चुअली ये 4 राजपूत क्लानस हैं। कितने हैं? 4 राजपूत क्लानस हैं। वो इसी मिथ पे ट्रस्ट करते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि राजपूत क्लानस का जो डिसिडेंट था वो फायर से निकला ना, वो सैक्रिफाइशियल फायर पिट से निकला ना। सो वी कैन से दैट इनका जो डिसिडेंट था, राजपूत का जो डिसिडेंट था, इनका जो ऑरिजिन है वो है एग्निकुला। ठीक है, दैट्स ऑफ एग्निकुला ऑरिजिन। ठीक है, एग्नि मीन्स फायर है ना। अच्छा, अब देख लीजिए, ये जो 4 राजपूत क्लान्स हैं ये कौन कौन से हैं, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहले हम कहेंगे चौहानस। चौहानस जो कहां पे हैं? राजस्थान के। चौहानस ऑफ ईस्ट राजस्थान, ये इनका एक क्लान था राजपूत का। दूसरा क्लान जो था वो था प्रतिहारा। क्या था? वो था प्रतिहारा। प्रतिहारा कहां का? साउथ राजस्थान का। ये दूसरा क्लान था। ठीक, नेक्स्ट था चलुकियास, या जिनको सोलंकिस भी कहा जाता था। कहां के? कथियावाड़ के। ये हो गए 3 क्लास यहां तक। नाउ फोर्थ क्लान जो था वो था परमर, या जिनको परवर भी कहा जाता था। ये कहां पे के थे? ये मालवा के थे। यानी कि देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बताया 4 राजपूत क्लान जो थे वो थे चौहानस, प्रतिहारा, चोलकियास और परमरास, हैं जिनको हम पवारास भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो एक मिथ मैंने आपको बताया कि इनका ओरिजिन कैसे था। ठीक है, इनका ओरिजिन जो है वो क्या था, इनका डिसिडेंट जो है वो कहां से आया था। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है ना, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो इनके ओरिजिन के रिलेटेड है, राजपूत के ओरिजिन के रिलेटेड जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ना, वो ये कहता है कि ये जो राजपूत जो है ना, ये फॉरियन के थे। क्या थे? इनका जो ऑरिजिन है वो फॉरियन ऑरिजिन है। मतलब इनका ये कहां से आए? ये फॉरियनर्स थे, फिर ये यहां भारत में आए, भारत को कनकर करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? भारत को कनकर करने के लिए आए थे। फिर ये यहां पे वेस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ये सेटल हो गए। एक्चुअली ये फॉरियनर्स थे और फिर यहां कनकर करने के लिए आए थे। जो 2 मेन क्लान्स हैं, 2 मेन क्लान्स ऑफ राजपूत, याद रखना, 2 मेन क्लान्स। आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए सूर्यवंश जो है ये किसका क्लान है? याद रखना, ये राजपूत का क्लान है। 2 मेन क्लान जो इनके थे, एक था सूर्यवंशा। क्या था? सूर्यवंशा क्लान जिसको हम सन फैमिली भी बोलते हैं। सूर्य मीन्स सन है ना, तो सूर्यवंशा मीन्स सन फैमिली। और दूसरा जो इनका क्लान था दैट वाज चंद्रवंशा। ठीक है, चंद्रवंशा, सूर्यवंशा एंड चंद्रवंशा जो है, दीज आर द 2 मेन क्लान्स ऑफ राजपूत। ठीक है, तो देख लीजिए, चंद्रवंशा जो है ना, चंद्रवंशा इज आल्सो नोन एज मून फैमिली। यानी कि मून फैमिली एंड सन फैमिली जो है, ये 2 क्या है? 2 मेन क्लान्स हैं राजपूत के।
कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से लगभग इंपॉर्टेंट जो है वो लगभग 10 के मतलब आसपास है, लेकिन हम 2 पढ़ेंगे यहाँ पे। एक याद रखना आप, चौहान, ठीक है, एक था चौहान किंगडम, जिसको हम चहमान किंगडम भी बोलते थे। क्या बोलते थे? चौहान किंगडम या चहमान किंगडम। ये जो चौहान किंगडम या चहमान किंगडम जो था, इसका कैपिटल कौन था? आपसे ये पूछा जाता है। चौहान किंगडम का जो कैपिटल था वो क्या था? वो था दिल्ली, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था? चहमान या चौहान जो किंगडम थी राजपूत की, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था वसुदेवा। कौन था? वसुदेवा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसका था दैट वाज राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा किंगडम जो कहां का था? मालखंड का जो राष्ट्रकूटा किंगडम था, इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी मनियाखेता। क्या थी? मनियाखेता इसकी कैपिटल थी। अच्छा, ये जो राष्ट्रकूटा जो था किंगडम, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था दंती दुर्गा। मेरे दोस्तों याद रखना, दंती दुर्गा, जिसको हम दंती वर्मन सेकंड भी उसको हम कहते थे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जो अब राजपूत रूलर्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स थे, उनके नाम हम देखेंगे उन्होंने क्या किया है। तो देखिए, जिसके इसमें एक था जयचांद, ठीक है, जयचांद CHAND है, ठीक है, जयचांद गढ़ावल इसका नाम था, या इसको कहते थे जयचांद राठौर भी इसको कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो जयचांद राठौर था ना, ये देख लीजिए इसने क्या किया, इसने मोहम्मद गोरी आया था ना यहाँ पे वो करने के लिए, पता है आपको, वो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है, आज ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो। तो मोहम्मद गोरी जो है ये एक फॉरेनर था, ये यहाँ पे इन्वेड करने आया था इंडिया को, ठीक है। तो प्लंडर इसने किया, बहुत लूट इसने यहाँ पे किया। तो मोहम्मद गोरी जो है ना, मोहम्मद गोरी को क्या किया, शाबाश, इसने असिस्ट किया अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। अरे यार एक सेकेंड, पृथ्वीराज चौहान, एक ही बार में स्पेलिंग ठीक से लिखूंगा, बाकी आप फिर खुद लिखना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जयचांद गढ़वाल जो था, यानी ये जो जयचांद राठौर जो था ना, इसने असिस्ट किया किसको? इसने मोहम्मद गोरी को, यानी कि इसने फॉरेनर को असिस्ट किया, मदद किया, और उसको कहा कि आप पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ो, यानी कि ये चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान की डिफीट होनी चाहिए। अगर अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए जयचांद ने किस बैटल में इसने मोहम्मद गोरी की हेल्प की, देखिए लीजिए, मोहम्मद गोरी के 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स, एक है बैटल ऑफ टिरेन फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा है बैटल ऑफ टिरेन सेकंड। 2 बैटल्स, बैटल ऑफ टिरेन फर्स्ट हुआ था 1191 में हुआ था वो फर्स्ट बैटल ऑफ टिरेन, सेकंड बैटल ऑफ टिरेन हुआ 1192 में फिर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया कि जयचांद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी को किस बैटल में हेल्प की, तो याद रखना इसने इसको 1192 में, यानी कि सेकंड बैटल ऑफ टिरेन जो है, बैटल ऑफ टिरेन सेकंड में इसने इसको हेल्प की थी। सेकंड बैटल ऑफ टिरेन जो था, उसी में जयचांद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी। किसके अगेंस्ट? पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। लेकिन क्या हुआ, जो ये जयचांद गढ़वाल था ना, लास्ट पे इसको पता है किसने मारा? इसको वापस गोहरी ने ही मारा, जिसकी इसने हेल्प की थी ना, उसी ने फिर उसको मारा। लेकिन कहां पे मारा उसने? फिर उसको 1194 में मारा। कहां पे किल कर दिया? बैटल ऑफ चंदावर हुआ। क्या हुआ? बैटल ऑफ चंदावर में फिर मोहम्मद गोरी ने इसको वापस मारा था। कब? जयचांद गढ़वाल को कब मारा? 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर में। पहले तो उसने हेल्प की थी ना, पहले हेल्प की थी जयचांद ने गोरी को, उस वक्त गोरी खुश हुआ, लेकिन लास्ट पे कुछ इशू हो गया, तो 1904 में बैटल ऑफ चंदावर में उसको मार दिया गया। अब और एक इंपॉर्टेंट रूलर जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो था राजपूत डायनास्टी का था, वो था पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान। देखिए, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना, ये कहां का रूलर था? ये चाहमना का एक रूलर था। क्या था? चाहमना, रूलर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। यानी कि चाहमना जो है ना, चाहमना की जो किंगडम थी, और जो दिल्ली, जिसमें दिल्ली भी आती थी और आगरा भी आती थी, तो वहां का ये रूलर था, ठीक है। तो इसने क्या किया? जो मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद गोरी था, ये एक मुस्लिम था, ये मुस्लिम इन्वेडर था, ये भारत को इन्वेड करना चाहता था। तो मुस्लिम इन्वेडर जो मोहम्मद गोरी था, इसके साथ पृथ्वीराज चौहान ने 2 जंग लड़े, 2 बैटल्स लड़े, जबरदस्त बैटल्स। एक उसने लड़ा, एक बैटल जो लड़ी वो लड़ी फर्स्ट बैटल ऑफ टिरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ टिरेन है ना,
फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, वो कब लड़ी पृथ्वीराज चौहान ने? वो लड़ी 1191 में। और सेकंड बैटल ऑफ टेरेन लड़ी, फिर क्या लड़ी? फिर सेकंड बैटल ऑफ टेरेन कब? 1192 में। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में कितने बैटल्स हुए इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूं, दो बैटल ऑफ टेरेन हुए। एक हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन 1191 में, और दूसरा हुआ सेकंड बैटल ऑफ टेरेन 1192 में। अब आप बताओगे सर जो 1191 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुआ उसमें किसकी जीत हुई? उसमें याद रखना पृथ्वीराज जो है ना, पृथ्वीराज, उसमें पृथ्वीराज की जीत हुई, यानी कि पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी। ठीक है, पृथ्वीराज ने डिफीट किया मोहम्मद घोरी को, किसमें? फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में। अब सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में क्या होता है? सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो 1192 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज वाज डिफीटेड, उसमें पृथ्वीराज को ही डिफीट मिलती है, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान है उसको डिफीट मिलती है, उसको मार दिया जाता है। कौन मारता है उसको? मोहम्मद घोरी, यानी कि सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में मोहम्मद घोरी की जीत होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है उनका और एक रूलर, राजपूत रूलर्स में से, जिसका नाम है भोजा, उसका नाम है भोजा परमर। क्या उसका नाम है? भोजा परमर। ये जो भोजा परमर है ये किस किंगडम का था? ये मालवा किंगडम जो राजपूत की थी उसका ही ये रूलर था। और याद रखना जो भोज परमर है ना, भोजा परमर, ही वाज आल्सो नोन एज कविराज। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कविराज। कविराज किसको कहा जाता था? भोजा परमर को। अब हम देखेंगे कुछ आर्किटेक्चरल वर्कर्स देखेंगे, जो इन्होंने कुछ टेम्पल्स वगैरह यहाँ पे बनाई, वो हम देखेंगे। देखिए राजपूत का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, राजपूत का जो आर्किटेक्चरल वर्क्स हैं वो हम देखेंगे। आपको पता है कंदरिया, ये आपको जो आर्ट एंड कल्चर है ना उसमें भी इंपॉर्टेंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो कंदरिया महादेवा एक टेम्पल है। कंदरिया महादेवा एक टेम्पल है, कहाँ पे है? ये है खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो में ये। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था? आपको बताइए किसने बनाया था? ये बनवाया था चंडीलाज ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, उन्होंने ये बनाया था। किन्होंने? जो चंदीलाज वाले हैं ना, उन्होंने ही ये बनाया था। कब? 1000 AD में। 1000 AD में। ठीक, नेक्स्ट दिलावारा टेम्पल, पता है किसी को? दिलावारा टेम्पल कहाँ पे? ये माउंट आबू में। कहाँ पे? ये माउंट आबू में है, यानी कि ये वेस्ट इंडिया, ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान। दिलावारा टेम्पल ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था सिद्धा राजा ने। ठीक है, सिद्धा राजा सोलंकी, वो भी एक क्लान था ना सोलंकी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये राजपूत का एक क्लान था। ठीक है, जो सिद्धा राजा सोलंकी था गुजरात का, उसी ने दिलावारा टेम्पल बनाया। ठीक है, माउंट आबू पे। अच्छा नेक्स्ट अंकारवत टेम्पल, और एक टेम्पल है। कहाँ पे? ये कैम्बोडिया में है ना। किसने बनवाया था? ये बनवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। ठीक है, तो ये जो अंकारवत टेम्पल है ना, अंकारवत टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं इसकी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इट वाज डेडिकेटेड टू शाबाश लॉर्ड विष्णु, और ये द्रविडियन मॉडल पे बनाया गया था। ये वाला जो टेम्पल है ना, ये द्रविडियन मॉडल पे बनवाया गया था। कौन? अंकारवत टेम्पल। अच्छा आपको पता है सन टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है सन टेम्पल कहाँ पे? जो कोणार्क में है। कोणार्क यानी कि कहाँ पे? कोणार्क ओडिशा पढ़िए एक ही बात है। ठीक है, तो कोणार्क में जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे है? वो ओडिशा में है, वो भी इनके रीन के दौरान ही बनाया गया था। अच्छा नेक्स्ट एक है लिंगा राजा टेम्पल जो है ना, ये कहाँ पे है? ये बहुबनेश्वर में है। बहुबनेश्वर कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। ये भी ओडिशा पढ़िए एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अगर अब बात, ये तो हमने देखे आर्किटेक्चरल वर्कर्स। अगर हम लिटरेरी वर्कर्स की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो लिटरेरी वर्कर्स जो है ना, उसमें आती है एक बुक जिसको हम बोलते हैं कथा सरिता सागर। शाबाश, करो नोट जल्दी। कथा सरिता सागर जो है किसने लिखी थी? ये सोमादेवा ने लिखी थी। किसने? कथा सरिता सागर किसने लिखी थी? सोमादेवा ने लिखी थी। अच्छा नेक्स्ट एक लिटरेरी वर्क है जिसका नाम है विक्रम देवा चरिता किसने लिखी? ये किसने लिखी? शाबाश, ये लिखी बील हना ने। किसने? बील हना ने। एक्चुअली आपको पता है ये क्या है?
जो विक्रमादेवा चरिता है ना, ये बायोग्राफी है किसकी? ये एक चोलकिया किंग जो है ना, चोलकिया किंग एक था जिसका नाम था विक्रम देवा सिक्स, जिसको हम बोलते थे, ठीक है, विक्रम देवा सिक्स। तो ये उसी की बायोग्राफी है। कौन? विक्रम देवा चरिता। किसने लिखी है? बीलहन ने। अच्छा, जो राजा तरंगनी है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी है। जो राजा तरंगनी है ना, राजा तरंगनी, जो किसने लिखी? कल्हना ने लिखी। समझ लिया ना आपने? राजा तरंगनी जो कल्हना ने लिखी ना, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, वो भी राजपूत के दौरान ही लिखी गई थी, ठीक है। अच्छा, गीता, गीता गोविंदा, गीता गोविंदा, गीता गोविंदा जो है ना, ये जया देवा ने लिखी थी। किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फिर चचानामा, ठीक है। चचानामा जो है ये हिस्ट्री ऑफ सिंध है, ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ सिंध है। तो ये भी एक लिटरेरी वर्क था जो राजपूत के दौरान ही लिखी गई थी। अब हम पढ़ेंगे अरब कन्क्वेस्ट, अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, यानी कि यहां से असल में आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है ना वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अरब ने कन्क्वेस्ट कैसे किया सिंध के ऊपर, ये हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो स्टार्ट होती है। अब देख लीजिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप याद रख लेना, जो मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, वो 1712 एडी में वो भारत को इन्वेड करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? भारत को वो इन्वेड करने के लिए आया, ठीक है। तो अब आप बताओगे सर, मोहम्मद बिन कासिम जो है ये कहाँ का था? ये इराक से आया। कहाँ आया? ये इराक से आया। एंड ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। ये मैं अच्छी तरीके से साफ साफ लिखूंगा। तो फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। और याद रखना, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम, ही वॉज फर्स्ट फॉरेनर मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। कहाँ से आया था वो इराक से आया था। उसने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने डिफीट किया। जब वो आया ना यहाँ भारत, उसने डिफीट किया। डिफीट किसको किया? सिंध के रूलर को, सिंध के रूलर को उसने क्या किया? डिफीट किया। जो दहिर जिसका नाम था, क्या उसका नाम था? दहिर उसका नाम था। और जो सिंध की प्रोविंस थी, सिंध की जो प्रोविंस थी, और जब इसको डिफीट किया, दहिर को डिफीट किया, सिंध को कब्जा किया, ठीक है, सिंध को इन्वेड किया, फिर उसने सिंध को बनाया पार्ट किसका? उमायद, उमायद खिलाफत का पार्ट बनाया, ठीक है। उमायद खलीफत का पार्ट बना कौन? सिंध, जब इसको मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया। उसके बाद अब आप अंडरलाइन कर लीजिए तुर्किश। फिर जब तुर्किश आए इन्वेड करने के लिए, तो तुर्किश इन्वेजन अब आप अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि जब तुर्की वाले क्या आए इन्वेड करने के लिए भारत को। उसमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोहम्मद ऑफ गजनी। गजनी पता किसको बोलते थे? गजनी एक जगह है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। प्रेजेंटली हम कहेंगे गजनी जो है वो अफगानिस्तान में है, ठीक है, अफगानिस्तान। गजनी, महमूद ऑफ गजनी कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। तो जब टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 9th, हम ये कहेंगे टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 9th सेंचुरी, क्या हुआ? जो अरब का जो एम्पायर था ना, अरब का जो एम्पायर था, थोड़ा सा मैं आउटसाइड जाऊंगा, भारत के आउटसाइड में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री सुना दूंगा। तो अरब का जो एम्पायर था ना, वो ब्रेक हो गया। क्या हो गया? वो ब्रेक हो गया। और वहां पे क्या हुआ? वहां पे जो तुर्कस थे ना, इनके तुर्किश वाले जो थे, तुर्की के जो थे, ठीक है, तुर्कस वहां पे पावर में आ गए। क्या आ गए? तुर्कस वहां पे पावर में आ गए। और उन्होंने वहां पे बहुत सारी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री सुना दूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ये फिर सीक्वेंस में समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, जब 9th टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 9th सेंचुरी, तो अरब का जो एम्पायर था, अरब की जो किंगडम थी, बहुत बड़ी किंगडम थी, वो ब्रेक हो गई, ठीक है। वहां पे तुर्कस जो थे ना, यानी कि तुर्किश जो थे, उन्होंने वहां पे पावर गेन कर लिया और उन्होंने बहुत सारे खिलाफत के ऊपर उनका कब्जा आया, जैसे कि बगदाद पे उनका कब्जा आया। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज, इंडिपेंडेंट मान लीजिए छोटे छोटे स्टेट्स उन्होंने कायम किए, ठीक है, इस्टेब्लिश किए। तो उनमें से जो, ठीक है, वन ऑफ सच तुर्क स्टेट, एक तुर्क स्टेट बनाया गया, ठीक है, एक तुर्क स्टेट भी वहां पे इस्टेब्लिश किया गया उस टाइम पे, यानी कि टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 9th सेंचुरी। वो जो तुर्क स्टेट था, दैट वाज फाउंडेड बाय अलापीजिन। क्या उसका नाम था? अलापीजिन, ठीक है। अलापीजिन जो था, उसने एक तुर्क स्टेट बनाया जिसका कैपिटल उसने रखा गजनी।
गजनी जो है ना, गजनी वाज कैपिटल ऑफ द स्टेट, तुर्क स्टेट दैट वाज फाउंडेड बाय अलापीजन। ठीक है, तो ये 933 एडी में अलापीजन जो है ना, उसने 933 में ये स्टेट जो है ये इस्टेब्लिश किया था। यहाँ तक ये हिस्ट्री आपको नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इतना याद रखना, गजनी जो है ना, गजनी वाज कैपिटल ऑफ अलापीजन। ठीक है, गजनी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। ठीक है, अच्छा अब देख लीजिए, अब आप बताओगे मोहम्मद आप गजनी और भारत को आपस में क्या रिलेशन है, ये हिस्ट्री में हमें क्यों पढ़ना है। देखिए, भारत अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो मोहम्मद आप गजनी को सिर्फ एक ही चीज के लिए उसको याद किया जाता है। ठीक है, वो था कि ये सबसे बड़ा प्लंडरर निकला, ये डिस्ट्रॉयर था। ठीक है, ये डिस्ट्रॉयर था, मतलब ट्रॉयर। ठीक है, डिस्ट्रॉयर। देखिए, प्लंडर था, ये डिस्ट्रॉयर था। ये भारत में घुसा, इसने प्लंडर किया, इसने डिस्ट्रॉय किया। किसको? टेम्पल्स को इसने प्लंडर किया। मोहम्मद ऑफ गजनी ने टेम्पल्स को प्लंडर किया, मोहम्मद ऑफ गजनी ने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। और ये कहा जा रहा है, हिस्ट्री में ये लिखा जा रहा है कि सीरीज, ठीक है, सीरीज ऑफ 17 रेड्स उसने डाली। ठीक है, सीरीज ऑफ 17 रेड्स, यानी कि टोटल में 17 रेड्स जो है उसने, यानी कि 17 बार, 17 टाइम्स उसने भारत पे अटैक किया। 17 टाइम्स उसने भारत को प्लंडर, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। कितनी बार? 17 टाइम्स, 17 रेड्स। ठीक है, 17 रेड्स उसने किए। कहां पे? भारत में। ठीक है, इनिशियली जो वो रेड्स कर रहा था, इनिशियली जो वो अटैक्स कर रहा था, वो हिंदुस्तानी जो रूलर्स थे, जो भारत के रूलर्स थे, उनके ऊपर वो रेड करता था इनिशियली। ठीक है, लेकिन 1001 एडी में क्या होता है? हिंदुस्तानी एक रूलर होता है। ठीक है, भारत का एक रूलर होता है, हिंदुस्तानी एक रूलर होता है जिसका नाम होता है जयपाल। जयपाल। ठीक है, 1001 एडी में हिंदुस्तानी एक रूलर था जिसका नाम था जयपाल। जयपाल जो है ना, जयपाल को डिफीट करता है। कौन? जयपाल अगेन वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी, यानी कि मोहम्मद ऑफ गजनी ने, ये इंपॉर्टेंट था जयपाल रूलर, इसलिए मैंने आपको इसका डेट भी बताया। तो 1001 एडी में जयपाल को डिफीट किया। किसने? मोहम्मद ऑफ गजनी, यानी कि मोहम्मद ऑफ गजनी ने जयपाल के साथ जंग लड़ी और वहां पे भी मोहम्मद ऑफ गजनी की ही जीत हुई। उसके बाद जयपाल का बेटा आया। जयपाल के बेटे का नाम था आनंदापाला। क्या उसका नाम था? आनंदापाला, यानी कि आनंदापाला सक्सेडेड द थ्रोन। ठीक, तो उसके साथ भी डिसेसिव बैटल, एक बैटल हुआ मोहम्मद ऑफ गजनी और किसके बीच में? आनंदापाला के बीच में एक फाइट हुई। कब हुई? ये 1008 to 1009 में हुई। कहां पे हुई? ये वाही हिंद में हुई। कहां पे? वाही हिंद में हुई। ठीक है, अब आप बताओगे कि ये जो बैटल ऑफ वाही हिंद था, ये जो बैटल था, तो ये कब हुआ? ठीक है, ये इस टाइम पे 6th एक्सपीडिशन था। ठीक है, 6th एक्सपीडिशन, यानी कि ये 6th रेड थी। किसकी? ये 6th रेड थी इस टाइम पे मोहम्मद ऑफ गजनी की। समझा देता हूं सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, मोहम्मद ऑफ गजनी ने कितनी बार रेड किया? 17 टाइम्स। अब आपको ये याद रखना है कि जब उसने 1001 एडी में, 1001 एडी में जब उसने पहले रेड किया तो जयपाला को डिफीट किया। उसके बाद आपको याद रखना है, जब 6th एक्सपीडिशन उसका था, 17 टोटल रेड थे ना, जब इसका 6th रेड था, 6th एक्सपीडिशन था, 6th एक्सपीडिशन में इसने जयपाल के बेटे जिसका नाम था आनंदापाला को इसने डिफीट किया। कहां पे? वाई हिंद में। कब? 1008 to 1009 एडी में। ठीक है, बाकी एक्सपीडिशन जो इसने किए उसमें इसने प्लंडर किया। नगरकोट को इसने प्लंडर किया मोहम्मद ऑफ गजनी ने। थानेश्वर को प्लंडर किया, कन्वज को प्लंडर किया। ठीक है, मथुरा को प्लंडर किया। सोमनाथ टेम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सोमनाथ टेम्पल को इसने क्या किया? प्लंडर किया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ना सोमनाथ टेम्पल के बारे में, जो मोहम्मद ऑफ गजनी था, मोहम्मद ऑफ गजनी ने प्लंडर किया किसका? इसने किसको प्लंडर किया? शाबाश, इसने प्लंडर किया, ही प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। सोमनाथ टेम्पल को इसने क्या किया? प्लंडर किया। कब? 1025 एडी में। कब? 1025 एडी में। सॉरी, जो मैंने अभी आपको बताया ना वो वाही हिंद, वो उसका 6th एक्सपीडिशन था। सॉरी, एक्सपीडिशन का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी पे जब कोई आता है ना। ठीक है, जब कोई लॉन्ग जर्नी पे आता है, बोलता है कि किसी मतलब, अरे यार एक सेकेंड से मैसेज आ रही है। देखिए, जब कोई लॉन्ग जर्नी पे आता है ना, किसी मतलब कोई गोल लेकर,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपीडिशन। तो 6th एक्सपीडिशन था वो, वाही हिंद जो है ना, जो लड़ाई हुई अनंतापाला और मोहम्मद अफ गजनी के बीच में, वो इसका 6th एक्सपीडिशन था। मान लीजिए वो इसका यहाँ पे 6th जर्नी थी उस टाइम पे, ठीक है। जो रेड इसने डाली ना 6th रेड के दौरान, 6th रेड के दौरान मैं आपको बताऊं, 6th रेड के दौरान इसने सोमनाथ टेम्पल को प्लांटर किया, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल को इसने प्लांटर किया कब? 1025 एडी में, याद रखना, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल जो है ना, इट इज डेडिकेटेड टू शिवा, ठीक है, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अच्छा, अब देख लीजिए 1026 एडी में फिर पता क्या हुआ? 1026 एडी में, 1026 एडी में मोहम्मद जो है ना, मोहम्मद अफ गजनी, उसने जटस जो थे ना, जटस भी एक यहाँ पे एक क्लान था, तो जटस को उसने क्या किया? डिफीट किया। और खुद फिर 1030 एडी में इसकी डेथ हुई, किसकी? मोहम्मद अफ गजनी की, ठीक है। अच्छा, एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट में मैं आपको बताऊं, जो हमने पढ़ा लास्ट पे, इसका जो समरी है, मान लीजिए, क्या आपको पता है जो मोहम्मद अफ गजनी है ना, ये यहाँ पे भारत में अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए नहीं आया था, ठीक है। ये एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए नहीं आया था। फिर किस लिए आया था? ये सिर्फ लूटने के लिए भारत को आया था। किस लिए आया था? ये भारत को लूटने के लिए आया था, ये भारत को प्लंडर करने के लिए आया था, ठीक है। इसका मकसद जो है वो यही था। अच्छा, अब याद रखना, मोहम्मद अफ गजनी जो है ना, मोहम्मद अफ गजनी जो था, मोहम्मद अफ गजनी जो है, ही इज कंसिडर्ड एज हीरो ऑफ इस्लाम। हीरो ऑफ इस्लाम किसको कहा जाता है? शाबाश, हीरो ऑफ इस्लाम कहा जाता है मोहम्मद अफ गजनी को। इसको मुस्लिम हिस्टोरियन जो है ना, मिडिवल इंडिया के जो हिस्टोरियंस है ना, वो मोहम्मद अफ गजनी, एक है मोहम्मद अफ गोरी, दूसरा है मोहम्मद अफ गजनी। आपको याद रखना, मोहम्मद अफ गजनी को कहा जाता था हीरो ऑफ इस्लाम, ठीक है ना, समझ आया ना। अच्छा, जो मोहम्मद अफ गजनी है ना, मोहम्मद अफ गजनी जो है, अच्छा सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोमनाथ टेम्पल जो है ना, ये तो मैंने आपको बताया, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये कहाँ पे है? इट इज ऑन द कोस्ट ऑफ कथियावार, याद रखना, कोस्ट ऑफ कथियावार पे ये सिचुएटेड है, ठीक है, कथियावार कोस्ट पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए, मैं आपको बता रहा था कि इसने 3 पर्सन्स को इसने पैट्रॉन किया, ठीक है। ही पैट्रोनाइज्ड 3 पर्सन्स, यानी कि मोहम्मद अफ गजनी पैट्रोनाइज्ड 3 पर्सन्स। वो 3 पर्सन्स कौन थे? एक था फिरदौसी, कौन था? फिरदौसी इसका नाम था। फिरदौसी जो है ना, ये एक पर्शियन पोएट था। क्या था? फिरदौसी। थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ, ये एक पर्शियन पोएट था फिरदौसी, ठीक है, पर्शियन पोएट था। अच्छा, फिरदौसी वाज आल्सो नोन एज हुमर ऑफ ईस्ट। हुमर ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता था? फिरदौसी को ही कहा जाता था। अच्छा, फिरदौसी ने क्या लिखी है? कौन सी बुक? शाहनामा इसने लिखी है। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। शाहनामा जो है ना, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है। क्या है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है ये, दैट हैज बीन रिटन बाय ए सिंगल पोएट, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक पोएम रिटन बाय सिंगल पोएट, कौन है वो? है शाहनामा में, ठीक है। किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये तो मैंने आपको एक बताया, 3 पर्सन्स को इसने पैट्रोनाइज किया। एक था फिरदौसी, दूसरा था अल बिरूनी। कौन था? अल बिरूनी जो है ना, ये एक स्कॉलर था। क्या था? ये स्कॉलर था, ये भी सेंट्रल एशिया का ही एक स्कॉलर था, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया का एक स्कॉलर था। इसने 2 बुक्स लिखी, एक है तहकीकुल हिंद इसने लिखी, दूसरी इसने लिखी किताबुल हिंद। तहकीकुल हिंद और किताबुल हिंद इसने लिखी। अब आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी ये बुक भी मार्केट में आएगी, इंडियन हिस्ट्री की भी। तो प्राइस जो है उसका वो हम बहुत कम रखने की कोशिश करेंगे, ताकि ये हर एक के लिए अफोर्डेबल बन जाए, ठीक है। फिर आपको कोई भी कोर्स वोर्स जो है, कोई भी चैनल वगैरह जो है वो कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इंडियन जियोग्राफी जो है वो मार्केट में आई है, आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है। अच्छा, किताबुल हिंद और तहकीकुल हिंद किसने लिखी है? अल बिरूनी ने लिखी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में भी, अल बिरूनी के बारे में भी। अल बिरूनी जो है ना, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम। अल बिरूनी वॉज फर्स्ट मुस्लिम टू रीड पुरानास, जिसने पुरानास लिखी, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम टू रीड पुरानास, वो कौन था? वो था अल बिरूनी। अब नेक्स्ट, यहां तक हमने देखा 3 पर्सन्स को जिनको मोहम्मद अफ गजनी ने क्या किया? पैट्रोनाइज किया। एक था उसमें से फिरदौसी, दूसरा था अल बिरूनी, तीसरा कौन था? तीसरा जो था वो था उतबी। कौन? उतबी पढ़ी है, उतबी पढ़ी है, ये बात है। वो इसका कोर्ट हिस्टोरियन था। क्या था? कोर्ट हिस्टोरियन था वो, ठीक है, वो हिस्टोरियन था। तो इसने कौन कौन सी बुक लिखी है? उतबी ने किताब उल यमनी ने लिखी है, ठीक है, किताब उल यमनी, और तारीख यमनी ने लिखी हैं। ये 2 बुक्स ने लिखी हैं, तहरीक यमनी और किताबुल यमनी। देखिए, याद रखना, इसका तो कोई मतलब ये मूड नहीं था कि मैं एम्पायर एक्सटेंड करूं भारत में अपना, लेकिन एक चीज था, इसने भारत के किसी भी टेरिटरी पे रूल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक्सेप्ट पंजाब।
पंजाब को ये चाहता था। क्यों पंजाब पे ये रूल क्यों करना चाहता था, पंजाब को ये कब्जा क्यों करना चाहता था, ये चाहता था इसीलिए क्योंकि पंजाब जो है ना इट सर्वड हिज गेटवे टू इंडिया। ठीक है, ये इसके लिए गेटवे ऑफ इंडिया था। कौन, पंजाब, इसलिए वो पंजाब पे फोकस कर रहा था। ठीक है, जो पहला एक्सपीडिशन इसका था ना, जब वो पहली बार यहाँ आया, फर्स्ट एक्सपीडिशन जो इसका था, ठीक है, पहली जो इसकी जर्नी थी वो दैट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट फ्रोनिटर टाउनस, जो फ्रोनिटर टाउनस थे ना, बॉर्डर के टाउनस। ठीक है, 1000 एडी में इसने 1000 एडी में इसका जो पहला एक्सपीडिशन था वो इसने बॉर्डर के जो फ्रोनिटर टाउनस थे ना, उनको ये क्या करने लगा, अटैक करने लगा। देखिए अभी मैंने आपको बोला बैटल ऑफ वाई हिंद जो है वो किसके बीच में हुआ था, वो मोहम्मद ऑफ गजनी और गजनी और जेपाला के बीच में हुआ था, है ना, वो गजनी और जेपाला के बीच में हुआ था। कौन, बैटल ऑफ वाई हिंद। हाँ, जो जेपाला था, जेपाला को भी इसने कहाँ पे मारा, शाबाश, इसको भी इसने बैटल ऑफ वाई हिंद में मारा। कहाँ पे, बैटल ऑफ वाई हिंद। ठीक है, और बैटल ऑफ वाई हिंद इज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ पेशावर, याद रखना। फैक्ट वाइज आप नोट कर लीजिए, बस जो है ना, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा वहां पे आप फैक्ट वाइज, पॉइंट वाइज, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में आप ऐसे लिख लीजिए, बैटल ऑफ वाई हिंद इज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ पेशावर, फिर नेक्स्ट पॉइंट ऐसे एरो डाल लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे। इस तरीके से क्या होता है, आपको जल्दी जो है ना ये याद रह जाता है। ठीक है, बाकी जो आप बुक्स पे देखोगे तो फिर सारी जो है, तो फिर हम तो बुक से ही पढ़ सकते हैं ना, जब आपकी नोट मेकिंग भी वैसी होगी जिस तरीके से बुक्स में डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर कोई मतलब उसका नहीं रहता है। ठीक है, देखिए मतलब जितना आप बुलेट पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करोगे ना, जितना आप फैक्ट वाइज लिखने की कोशिश करोगे ना, उतना आपको ज्यादा ग्रेस्प होगा कम टाइम में। कंफ्यूज नहीं होना, बैटल ऑफ वाई हिंद भी दो हुए थे, एक हुआ था बैटल ऑफ वाई हिंद फर्स्ट, ठीक है, बैटल ऑफ वाई हिंद फर्स्ट हुआ 1001 एडी में, ठीक है, जिसमें जेपाला को मार दिया गया। ठीक है, बैटल ऑफ वाई हिंद फर्स्ट इज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ पेशावर, जो 1001 एडी में हुआ, जिसमें जेपाला को मार दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बैटल जो हुआ था ना, बैटल ऑफ वाई हिंद सेकंड जो हुआ था, वो हुआ था 1008 एडी में। दैट सेकंड बैटल ऑफ वाई हिंद इज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ चचा। ठीक है, बैटल ऑफ चच, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मुझे अचानक याद आया, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट करते हैं, सर ये क्या बोला आपने वहाँ पे, तो अभी आपने बोला अनंत जेपाला को मार दिया गया, फिर आपने बोला अनंदापाला को मार दिया गया। ठीक है, तो इसमें अनंदापाला को सेकंड बैटल ऑफ वाई हिंद में मारा गया, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक था ये मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए मोहम्मद गौरी को आप अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है ये कौन था। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया कौन है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम, है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए हु वाज रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, वो कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए वो था मोहम्मद गौरी। अब आप बताओगे इसको रियल फाउंडर क्यों माना जाता है। देखिए, जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, मोहम्मद बिन कासिम था फर्स्ट इन्वेडर, बिल्कुल, उसने इंडिया को सबसे पहले, वही मुसलमान था जिसने भारत को क्या किया था, इन्वेड किया था, लेकिन वो फेल हो गया। ठीक है, वो मुस्लिम एम्पायर, वो भारत में से मुस्लिम एम्पायर को कारो नहीं कर पाया। ठीक है, ही कुड नॉट कारो आउट, आप ऐसे नोट कर लीजिए, यहाँ ही फेल्ड टू कारो आउट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि उसकी डेथ जो है, वो चाहता था कि मैं मुस्लिम एम्पायर यहाँ से कारो करूँ भारत से, लेकिन उसकी डेथ पहले ही हुई, उससे पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन एक चीज जो उसने की, मोहम्मद बिन कासिम ने एक चीज जो की, वो था इन्वेजन ऑफ, हम कहेंगे एनेक्सेशन ऑफ पंजाब जो इसने किया। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब जो किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने, बस वही मतलब एक विक्ट्री उसको हासिल हुई यहाँ भारत में। ठीक है, अब सबसे पहली चीज अगर आप ये बताओगे कि मोहम्मद गौरी कौन था, मोहम्मद गौरी जो है ना, ये भी एक समाल किंगडम थी अफगानिस्तान की। ठीक है, समाल किंगडम एक थी अफगानिस्तान की, उसी का रूलर था ये। ठीक है, यानी कि ही वाज रूलर ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, पूरे अफगानिस्तान का नहीं, अफगानिस्तान में एक समाल किंगडम थी, उसी का रूलर था कौन, मोहम्मद गौरी। अच्छा देखिए, मोहम्मद गौरी भारत में क्यों आया। ठीक है, उसका इंटरेस्ट जो था ना, वो था कि मैं नॉर्थ इंडिया को कनकर करूंगा। ठीक है, यानी कि द इंटरेस्ट ऑफ मोहम्मद गौरी वाज टू कनकर द नॉर्थ इंडिया, और वो चाहता था कि मैं नॉर्दर्न इंडिया को अपने किंगडम का एक हिस्सा बना दूंगा। ठीक है,
वो चाहता था कि भारत जो है ये अफगानिस्तान में जिस टेरिटरी पे वो क्या कर रहा था, रूल कर रहा था, वो चाहता था कि मैं नॉर्दर्न इंडिया को कब्जा करूं और उसको उसी टेरिटरी के साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसने फर्स्ट इन्वेजन जो इसने किया दैट वाज अगेंस्ट मुल्तान। ठीक है, तो ये मुल्तान पे सबसे पहले इसने मुल्तान को सबसे पहले इसने इन्वेड किया। मुल्तान को उस टाइम पे सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिटी ऑफ गोल्ड उस टाइम पे मुल्तान को कहा जाता था। ये बात है दरअसल 1175 एडी की, जब मोहम्मद गौरी ने इन्वेड किया मुल्तान को और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल रहा। उसके बाद 1179 एडी में फिर उसने पिशावर को भी एनेक्स किया। ये किसकी बात हो रही है? मोहम्मद गौरी की। ठीक है, नॉट मोहम्मद आब गजनी, इट्स मोहम्मद आब गौरी। इस वक्त हम मोहम्मद आब गौरी पढ़ रहे हैं। आपके ऊपर टॉपिक में भी आपने अंडरलाइन किया होगा मोहम्मद आब गौरी। तो उसके बाद 1182 में इसने सिंध को कैप्चर किया। किसने? मोहम्मद के गौरी ने। उसके बाद 1185 में उसने क्या किया? उसने सियालकोट को भी एनेक्स किया। क्या किया? सियालकोट को भी एनेक्स किया। उसके बाद 1186 में इसने पंजाब को भी कैप्चर किया। क्या कैप्चर किया? पंजाब को भी कैप्चर किया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मुल्ला राजा पढ़िए। मुल्ला राजा एक ही बात है। मुल्ला राजा सेकंड जो था, ये कौन था? ये एक चुलुकियन किंग था। क्या था? चुलुकियन, ये चुलुकियास में से था। ठीक है, ये एक चुलुकियन किंग था। कहाँ का था? गुजरात का। ठीक है, चुलुकियन किंग जो गुजरात का था, जिसका नाम था मुल्ला राजा सेकंड, उसने क्या किया? उसने 1178 में एक बैटल लड़ी, जिसको हम कहते थे बैटल ऑफ कसरदा। बैटल ऑफ कसरदा इसको कहा जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ कसरदा किसके बीच में हुआ था? मुल्ला राजा सेकंड जो चुलुकियन किंग था गुजरात का, और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, अब आप बताओ कि बैटल ऑफ कसरदा जो है ये कब हुआ? याद रखना, 1178 एडी में हुआ। कहां पे हुआ? ये हुआ कयारा में। मॉडर्न कयारा जो है ना, यह हम कहेंगे सिरोही डिस्ट्रिक्ट। कहां पे? सिरोही डिस्ट्रिक्ट। किसी को पता है? राजस्थान में। कहां पे है ये राजस्थान में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान में जो ये बैटल ऑफ कसरदा हुआ, ठीक है, कयारा में जो ये बैटल हुआ, ये हम कहेंगे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो ये बैटल ऑफ कसरदा हुआ, तो यहां पे मुल्ला राजा सेकंड जो था चुलुकियन किंग गुजरात का, उसने डिफीट किया, यानी कि उसने हराया किसको? मोहम्मद गौरी को। ठीक है ना, समझ आया यहां तक? और बात अगर हम करेंगे पृथ्वीराज चौहान की, इससे पहले भी मैंने आपको बताया पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज है ना, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने इसके साथ कौन सी बैटल लड़ी? बैटल ऑफ टिरेन फर्स्ट। कब? 1191 एडी में। और वहां पे फर्स्ट बैटल ऑफ टिरेन किसने जीता था? ये जीता था पृथ्वीराज चौहान ने ही, यानी कि यहां पे भी गौरी को डिफीट मिली थी। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ टिरेन किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। किसने जीता? शाबाश, ये जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। कब हुआ था ये? 1191 में। ठीक है, लेकिन उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ टिरेन हुआ। सेकंड बैटल ऑफ टिरेन भी हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। वो कब हुआ? 1192 में। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ? इस टाइम पे मोहम्मद गौरी ने वापसी की और पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया। ठीक है, अच्छा देखिए, जो मोहम्मद गौरी है ना, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को कैप्चर किया और इसने अजमेर को भी कैप्चर किया। मोहम्मद गौरी जो है ना, ही कैप्चर दिल्ली एंड अजमेर। और उसी के साथ साथ, ठीक है, जैसे उसने दिल्ली और अजमेर पे कब्जा किया, जैसे उसने दिल्ली और अजमेर को कैप्चर किया, सेम उसी टाइम पे ही लेड द फाउंडेशन दैट, यहाँ हम कहेंगे दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो मुस्लिम रूल कब स्टार्ट हुआ? जैसे ही मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर को कैप्चर किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आल्सो जो जयचांद था, जयचांद कौन था? किसी को पता है? ये गढ़वाला राजपूत रूलर था, कनवज का, है ना, रूलर ऑफ कनवज। जयचांद को भी इसने हराया। कहाँ पे? बैटल ऑफ चंदवार हुआ था 1194 एडी में। किसके बीच में हुआ? शाबाश, ये हुआ था जयचांद और मोहम्मद गौरी के बीच में। यहाँ पे ये लड़ाई किसने जीती? ये लड़ाई जीती मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, अच्छा देखिए, बख्तियार खलजी जो है ना, ये कमांडर था। किसका कमांडर था? ये मोहम्मद गौरी का कमांडर था। इसने क्या किया? इसने बिहार को एनेक्स किया। ये जो कमांडर था बख्तियार खलजी, इसने बिहार को एनेक्स किया। एनेक्स करने के बाद इसने बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, उनको डिस्ट्रॉय किया। किसने? बख्तियार खलजी ने।
ठीक है। उसके बाद जब 1206 AD में इसकी डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की, तो उसके बाद वो अपनी जो चार्ज है, मोहम्मद गौरी जो है वो अपनी चार्ज किसको सौंप देता है, वो अपनी चार्ज सौंप देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पृथ्वीराज, जो मैंने आपको ना पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है ना, इसको मुस्लिम हिस्टोरियंस जो है ना, मुस्लिम हिस्टोरियंस इसको क्या कहते थे, मुस्लिम हिस्टोरियन इसको राय पिथौरा कहते थे। क्या कहते थे? राय पिथौरा, PITHAURA, राय पिथौरा। अच्छा देखिए, जब पृथ्वीराज थ्रोन पे बैठा ना, वो उस टाइम पे सिर्फ 11 ईयर्स का था, ठीक है। उसकी एज सिर्फ 11 ईयर्स थी, ठीक है। और ये भी कहा जाता है जो सेकंड बैटल ऑफ टिरियन हुआ ना, सेकंड बैटल ऑफ टिरियन में जो जयचांद था ना, जयचांद ने पृथ्वीराज चौहान की हेल्प नहीं की। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो पृथ्वीराज चौहान था वो जयचांद की बेटी के साथ उसका अफेयर चल रहा था, लव अफेयर चल रहा था, और शायद उसने फिर नहीं माना था, तो उसके बाद उसको एबडक्ट उसने किया इसकी बेटी को, इसलिए जयचांद ने फिर उसको वहाँ पे मतलब जयचंद ने उसको वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया बैटल ऑफ टिरियन सेकंड में। अच्छा, पृथ्वीराज राव कौन था? अगर पृथ्वीराज रस्सू कौन था, अगर ये पूछा गया तो याद रखना, पृथ्वीराज रस्सू जो है ना, ये एक मतलब पोइम है, ठीक है। एक पोइम है, ये इसकी कोड पोइट ने लिखी है, पृथ्वीराज की कोड पोइट जिसका नाम था चांद बरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रस्सू। क्या लिखी है उसने? पृथ्वीराज रस्सू क्या है? एक पोइम है। तो चांद बरदाई कौन था? ये पृथ्वीराज का कोड पोइट था। इस पृथ्वीराज रस्सू में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है जो लाइफ स्टोरी है, ठीक है, लाइफ स्टोरी जो पृथ्वीराज चौहान की है और उसकी जो लव स्टोरी है वो इसमें लिखी गई है। अब यहाँ से यहाँ तक मोहम्मद गौरी की भी स्टोरी खत्म हुई ना, अब यहाँ से स्टार्ट होगी दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले, हाँ, अगर इसी में भी लिखोगी दिल्ली सल्तनत में भी, अगर आप पहला ही पॉइंट लिखोगे, आप ये लिखना दिल्ली जो सल्तनत ऑफ दिल्ली है ना, इसमें 5 रूलिंग डायनास्टीज आई। कितने? इसमें 5 रूलिंग डायनास्टीज आई, यानी कि 5 डायनास्टीज ने दिल्ली सल्तनत पे क्या किया? रूल किया, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था, ठीक है। तो इसमें 5 कितने? शाबाश, दिल्ली सल्तनत, यानी कि मैं आपको बताऊं 1206 to 1526, 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हुई ना, ठीक है। तो 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है, ये जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था, इसमें 5 डायनास्टीज आई। कितने आई? 5 डायनास्टीज आई और 34 किंग्स आए। कितने किंग्स आए? 34 किंग्स आए, याद रखना। अच्छा, अब अगर हम ये देखेंगे कि ये जो दिल्ली सल्तनत है ना, अगर हम इसको सीक्वेंस पे देखेंगे, कभी कभार सीक्वेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सीक्वेंशियल क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले कौन सी डायनास्टी ने रूल किया, तो वो थी स्लेव डायनास्टी। कौन सी थी? स्लेव डायनास्टी, जिसको हम इलबरी डायनास्टी भी कहते थे, ठीक है, स्लेव डायनास्टी के बाद कौन सी डायनास्टी आई? याद रखना, देखिए, पहले आई स्लेव डायनास्टी के बाद आई मेरे दोस्तों खलजी डायनास्टी, ठीक है, खलजी डायनास्टी के बाद आई तुगलक, ठीक है, तुगलक डायनास्टी, TUGHLAQ, तुगलक के बाद आई सैयद, ठीक है, सैयद डायनास्टी। सैयद के बाद आई मेरे दोस्तों लोधी डायनास्टी, ठीक है, लोधी पढ़ी के बाद है, ठीक है। तो स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब देख लीजिए, ये भी आप यहीं पे नोट करना, दिल्ली सल्तनत मैंने आपको बोला 1206 to 1526 तक ये पीरियड था, है ना। तो इसमें कितनी डायनास्टीज आई? 5 डायनास्टीज, 34 किंग्स आए। अच्छा, जो स्लेव डायनास्टी है ना, सबसे पहले अब हम स्लेव डायनास्टी को अंडरलाइन करेंगे। स्लेव डायनास्टी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लेव डायनास्टी ने रूल किया 1206 to 1290 AD तक, ठीक है, 1206 to 1290, यानी कि 84, नियरली अबाउट 84 ईयर्स के लिए उन्होंने रूल किया दिल्ली पे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे। अच्छा, आप देख लीजिए, अगर आपसे ये अब पूछा गया कि ये बताइए दिल्ली सल्तनत को हम क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो नोन एज इलबरी डायनास्टी, ये भी हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा, इनको हम स्लेव डायनास्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, एक्चुअली इसके जितने भी रूलर्स थे ना 1206 to 1290 AD, ये जितने भी रूलर्स थे ना, ये वही रूलर्स थे जो खुद स्लेव थे, पहले गुलाम थे पहले, या वो
या वो डिसिडेंट्स थे किनके, स्लेव रूलर्स के, या तो वो स्लेव रूलर्स के डिसिडेंट्स थे जिन्होंने 1206 to 1290 एडी में रूल किया ना, तो या तो वो स्लेव रूलर्स के डिसिडेंट्स थे या तो वो खुद स्लेव्स थे, ठीक है, इसलिए इनको स्लेव डायनास्टी कहा जाता है। अब आप बताओगे इनको इल्बरी डायनास्टी क्यों कहा जाता है, इल्बरी डायनास्टी इसको क्यों कही जाती है। देखिए इसके जितने भी रूलर्स थे, इल्बरी डायनास्टी या स्लेव डायनास्टी के जितने भी रूलर्स थे वो क्या थे, वो सभी के सभी एक तुर्क ट्राइब से बिलोंग करते थे, एक तुर्क ट्राइब से बिलोंग करते थे जिस तुर्क ट्राइब का नाम था इल्बरी, ठीक है। इल्बरी एक्चुअली ये क्या है, बिलोंग टू इल्बरी ट्राइब, एक्चुअली ये एक ट्राइब है, कहाँ का ट्राइब है, तुर्क का ट्राइब है, ठीक है, तुर्क का ट्राइब है ये, ठीक है, तो इसलिए इनको इल्बरी डायनास्टी कहा जाता है। लेकिन याद रखना इसमें जितने भी रूलर्स थे ना वो इल्बरी ट्राइब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इनमें से एक ऐसा रूलर था जो इल्बरी ट्राइब से ताल्लुक नहीं रखता था, यानी कि एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, जितने भी सारे इस डायनास्टी के रूलर्स थे वो इल्बरी ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, और एक पॉइंट है, ये जो स्लेव डायनास्टी हैं, जो इल्बरी डायनास्टी हैं, दे वर आल्सो नोन एज ममलुक, ठीक है, ममलुक भी इनको कहा जाता है, ममलुक डायनास्टी। देखिए ये पॉइंट भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मे बी आपने किसी ने मत इससे पहले भी आपने मत सुना होगा कहीं पे, जो एक्चुअली इल्तुतमिश भी था ना, इल्तुतमिश, एक तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनास्टी जिसको हम स्लेव डायनास्टी बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की जो डायनास्टी थी, यहाँ बालबन की जो डायनास्टी थी या कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डायनास्टी थी, ये तीनों के तीन डायनास्टी जो थी ना, ये सभी के सभी एक्चुअली स्लेव्स थे। क्या थे ये, पहले स्लेव्स थे, उसके बाद ये रूलर्स बन गए। अब आप अंडरलाइन पहले कर लीजिए, स्लेव डायनास्टी में से पहले कौन आया, स्लेव डायनास्टी में सबसे पहले जो है वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, वो कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम ये कह सकते हैं, इसको हम फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी भी कह सकते हैं, इसको हम फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसी से फिर गोहरी के बाद जो डायनास्टी स्टार्ट हुई उसका पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, ठीक है, क्या इसका नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसने रूल कब किया, इसने 1206 to 1210 एडी तक इसने रूल किया, ठीक है। अच्छा याद रख लीजिएगा, एक्चुअली ये क्या था, ये एक स्लेव था, ये भी पहले क्या था, एक स्लेव था। फिर इसने मोहम्मद गोरी के अंडर, ये उसका एक कमांडर था, ठीक है, तो इसने बहुत अच्छी लॉयल सर्विस दी, ठीक है। लॉयल सर्विस जब इसने दी तो मोहम्मद गोरी ने इसको किस पोस्ट पे बिठाया, वाइसराय भी मान लीजिए एक पोस्ट होता था, ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने इसको वायसराय के पोस्ट पे बिठा दिया, ठीक है। जब गोरी की डेथ हो गई उसके बाद मोहम्मद गोरी ने कहा, डेथ से पहले उसने कहा कि ये अब जो मेरी चार्ज है ये कौन संभालेगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक संभालेगा। सो आफ्टर गोरीज डेथ ऐबक रूल्ड ओवर दिल्ली एंड ही फाउंडेड हिज ऐबक डायनास्टी, हम कहेंगे, सॉरी ऐबक डायनास्टी नहीं, ही फाउंडेड हिज स्लेव डायनास्टी, हम कहेंगे इल्बरी डायनास्टी, ठीक है। अच्छा देखिए, जब पहले वाइसराय था, है ना, जब पहले ये तो सिपा था, पहले स्लेव था, उसके बाद इसको प्रमोट किया गया, वाइसराय की चेयर पे बिठाया गया, और जब उसको लगा कि इसने अच्छी सर्विस दी तो डेथ से पहले उसने कहा कि अब यही संभालेगा मेरी चार्ज। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक ज़बरदस्त पॉइंट है यहाँ पे, जब ये रूलर भी बन गया, जब ये सुल्तान भी बन गया, कौन, जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर बन गया, दिल्ली का किंग बन गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जब इसके अंडर आई, फिर भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने टाइटल सुल्तान है ना, टाइटल सुल्तान इसने एज्यूम नहीं किया, ठीक है, टाइटल सुल्तान इसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इसने कहा कि आप मुझे या तो मालिक कहो या आप मुझे सिपाह सालार कहो, या तो मालिक कहो या तो सिपाह सालार कहो, ये सुल्तान वगैरह आप मुझे मत कहिएगा, मैं कोई भी सुल्तान नहीं हूँ। हाँ सुल्तान तो था, रूलर तो था, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, लेकिन ये बोल रहा था कि मैं कोई भी सुल्तान नहीं हूँ, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नरमी थी, नदामत थी, इसलिए बोला कि मुझे सुल्तान वगैरह जो है ये टाइटल मुझे नहीं चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता था, या तो मालिक ही इसको कहा जाता था या इसको सिपाह सालार ही कहा जाता था। पहले इसका कैपिटल क्या था, शाबाश, कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल कहाँ पे था, वो लाहौर में था, लेकिन उसके बाद इसने कैपिटल क्या किया, इसने कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली, ठीक है।
ठीक है, पहले क्या था, पहले लाहौर इसका कैपिटल था, उसके बाद दिल्ली बनाई अपनी कैपिटल। इसको एक टाइटल दिया गया था, ठीक है, इसको एक टाइटल दिया गया था लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श, लाख बख्श, यानी कि लाख बख्श का मतलब होता है गिवर ऑफ, गिवर ऑफ लेक्स, ठीक है, गिवर ऑफ लेक्स, जो लाखों में देता होगा, मतलब ये नरम दिल था, ठीक है, ये बहुत ही सखी था, जो भी इसको कुछ मांगता था ये उसको देता था, ठीक है, जो भी इसको अवेलेबल होता था, कोई भी मतलब मान लीजिए मुसाफिर जाता था, मुझे दीजिए कुछ हेल्प कीजिए, तो ये दे करता था, ठीक है। तो गिवर ऑफ लेक्स या लाख बख्श जो टाइटल है किसको दिया गया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया गया था, याद रखना। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ महरोली, he led the foundation of Mahroli, and he also led the foundation of Qutub Minar. Important point है, ठीक है, he led the foundation of Mahroli and he led the foundation of कुतुब मीनार, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो इसने बनवाया ना, कुतुब मीनार जो इसने बनवाया, वो इसने किसके नाम पे बनवाया, शाबाश, या हम कहेंगे ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन, आप ये भी कह सकते हो ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो है वो किसने स्टार्ट करवाई, वो भी स्टार्ट करवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने किसके नाम पे बनवाई, ये इसने सूफी सेंट, एक सूफी सेंट था जिसका नाम था ख्वाजा, ख्वाजा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसका नाम था, ठीक है। एक सूफी सेंट था ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके नाम पे इसने कुतुब मीनार बनवाया, ठीक है। और ये भी याद रखना मेरे दोस्तों, ये भी याद रखना कि ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड 2 मस्क्यूज, 2 मस्क्यूज इसने बनाई, ठीक है, 2 मस्क्यूज। एक इसने बनाई कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसने बनवाई, क्या बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कहाँ पे, दिल्ली में इसने बनवाई। और दूसरी मस्जिद जो इसने बनाई दैट इज अदाई दीन का झोपड़ा, अदाई दीन का झोपड़ा, ये भी किसने बनवाया, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, कहाँ पे, अजमेर में। तो जो अदाई दीन का झोपड़ा है ये कहाँ पे है, ये अजमेर में है। और जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, 2 मस्क्यूज कुव्वतुल इस्लाम जो है ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है, ठीक है। किसने बनवाई ये सारी चीज, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए, ठीक है। क्या आपको पता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी डेथ कैसी हुई, देखिए ये एक ये प्ले कर रहा था पोलो, ठीक है, दे वर प्लेइंग पोलो, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसको पोलो का भी बहुत ज़्यादा शौक था। पोलो जो घोड़ों पे वो मतलब एक गेम खेली जाती है, घोड़े पे बैठ के उसको मतलब फिर गोल किए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मतलब घोड़े पे बैठ के ये गेम खेली जाती है पोलो, ठीक है। तो वाइल प्लेइंग पोलो, तो उसकी डेथ कैसे हुई, वाइल प्लेइंग पोलो, ठीक है। पोलो गेम इज आल्सो नोन एज चौगन, है ना। तो आपको ऑप्शन में चौगन भी हो सकता है, वहां पे पोलो नहीं हो सकता है, ठीक है। पोलो को ही हम चौगन बोलते हैं। तो हम कहेंगे ही डाइड ऑफ ए हारूस फॉल, यानी कि वो घोड़े से नीचे गिरा, कौन, शबाश कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो घोड़े से नीचे गिरने की वजह से उसकी डेथ हुई। घोड़े पे वो नीचे कैसे गिरा, क्योंकि एक्चुअली वो पोलो खेल रहे थे, वो पोलो खेल रहे थे, तो पोलो खेलते खेलते वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी डेथ हुई, ठीक है। चौगन हम कहेंगे वो ही वॉज प्लेइंग चौगन और ही वॉज प्लेइंग पोलो, दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पोलो को ही हम चौगन भी कह सकते हैं, ठीक है। जो तुर्कस है ना, तुर्कस, उन्होंने ही पोलो को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। एक्चुअली अगर अगर ये पूछा गया कि ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है, पोलो ओरिजिनेट हुआ है पर्शिया में, लेकिन फिर इसको भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया, तुर्कस ने, ठीक है। तो मस्जिद के बारे में भी मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर हम अब बात करेंगे कुछ देखिए, सबसे पहले ये एक ग्रेट पैटर्न खुद भी था, ठीक है। ये बहुत शौकीन था किसका, लर्निंग का, ठीक है, सीखना सिखाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ही पैट्रोनाइज्ड राइटर्स, इसके कोट में कुछ राइटर जैसे थे, एक था हसनुल निज़ामी, जिसने बुक लिखी थी ताजुल मसीन जो है ना, ये ये किसने लिखी थी, शाबाश, ये लिखी थी हसनुल निज़ामी ने, जो एक पैटर्न था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। अच्छा, और एक था जिसका नाम था फ़खरुद्दीन जो है ना, फ़खरुद्दीन भी इसका एक मतलब हम कहेंगे कोट राइटर था। फ़खरुद्दीन ने लिखी है एक बुक जिसका नाम था तहरीक मुबारक शाही,
अभी जो मैंने आपको बोला ना ताजुल मसीन लिखी है हसनुल मुल्क ने, कुछ बुक्स में लिखा है ताजुल मसीर, कुछ बुक्स में लिखा गया है, कुछ बुक्स में ताजुल मसीन लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखना हसनुल मुल्क और फखरुद्दीन जो थे ये दो बंदे थे, दो राइटर्स थे दैट वायर ग्रेट पैटर्न ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पॉइंट आप याद रखना। अभी मेरे सामने एक पेपर है, इस पे लिखा गया है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो ये इल्बरी डायनास्टी थी ना, इसमें जो जो तीन थे, जैसे मैंने आपको बोला इल्तुमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था और जो गयासुद्दीन बालबन था, ये तीनों के तीन इसी डायनास्टी से ताल्लुक रखते थे। तो ये तीनों के तीन खुद पहले क्या थे, स्लेव्स थे। क्या थे ये, पहले से ही खुद स्लेव्स थे, ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अब आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसका नाम था उसके बाद आया आराम शाह। आराम शाह, ठीक है। आराम शाह कब आया, 1210 AD में ही ये रूल करने आया, जब उसकी डेथ हुई। किसकी, 1210 में। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई उसके बाद ही आराम शाह आया। अब आराम शाह ने क्या किया, जब इसकी डेथ हुई ना लाहौर में, देखिए सबसे पहले जब इसकी डेथ हुई लाहौर में, किसकी, लाहौर में उसकी डेथ हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद ये कहा जाता है जो आराम शाह है ना, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये इसका बेटा था। किसका बेटा, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, कुछ ये बोल रहे हैं कि ये इसका बेटा नहीं था। अब आराम शाह लेकिन थ्रोन पे आया जब कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हुआ, ठीक है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई उसके बाद उसके जो अमीर्स थे, उसके जो मालिक्स थे, लेकिन जो इसको मानते थे, किसको, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते थे, उन्होंने जल्दी आराम शाह को थ्रोन पे बिठाया। किसको थ्रोन पे बिठाया, आराम शाह को उन्होंने थ्रोन पे बिठाया। इसके मालिक्स यानी कि जो इसके फॉलोअर्स वगैरह थे, उन्होंने ही आराम शाह को थ्रोन पे बिठाया। लेकिन जो दिल्ली के लोग थे ना, दिल्ली के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। किसको, आराम शाह को। क्यों, क्योंकि ये एक बहुत ही वीक रूलर था और ये वर्थलेस रूलर था। वीक और वर्थलेस था, वीक और वर्थलेस। देखिए इसलिए जो भी काम करोगे ना, कोई भी काम अगर आप करोगे, किसी भी सतह पे जब आप होंगे, किसी भी पोस्ट पे जब आप होगे, तो काम अच्छा किया करो, ठीक है। ये मैं कभी मतलब जब ऐसे भी मैं जब कभी सोचता हूँ तो करना चाहिए, ठीक है। देखिए क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हो आराम शाह 1210 AD की हिस्ट्री है, और आज भी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि वो एक तो वीक था और वर्थलेस था, ठीक है। हर एक बुक में इसी तरीके से लाइन लिखी गई है, ही वॉज वीक एंड वर्थलेस। कहीं ऐसा ना हो अगर हम कभी कल किसी सत्य पे होंगे, फिर हम कोई गलत काम करेंगे और हमारी हिस्ट्री भी फिर ऐसे ही लिखी जाए, ठीक है। सो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, वीक एंड वर्थलेस था, एक यंग मैन था लेकिन वीक एंड वर्थलेस था, तो इसलिए दिल्ली के लोगों ने इसको क्या किया, रिजेक्ट किया। इतने ही में इल्तुमिश जो है ना, ये गवर्नर था ये, लेकिन इसी डायनास्टी का था, इल्बेरी डायनास्टी का ही था, गवर्नर था। लेकिन कहाँ का गवर्नर था, ये एक टेरिटरी जिसका नाम था बदाऊं का एक एक टेरिटरी थी, उसी का ये क्या था, गवर्नर था। जैसे इल्तुमिश ने ये देखा कि ये एक वीक रूलर था, है वर्थलेस रूलर है आराम शाह का, जैसे उसने ये मतलब कारनामे देखे, तो उसके बाद ये जल्दी आया, इसने डिफीट किया। किसको, आराम शाह को डिफीट किया। आराम शाह की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इल्तुमिश को हरा सके, ठीक है। तो इसलिए अब उसको डिफीट किया किसने, गवर्नर ऑफ बदाउद्दीन, जिसका नाम क्या था, बदाऊन, जिसका नाम था इल्तुमिश ने इसको डिफीट किया और खुद अब थ्रोन को एक्वायर किया, ये थ्रोन पे अब खुद बैठ गया। अब इसके बाद आएगा इल्तुमिश। ये सारी चीज़ें जो है इल्तुमिश से अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।